हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है और ये एनर्जी जो है वो एटीपी से ली जाती है और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट होता है। तो इसमें जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, अपहिल हो रहा है, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे अक्रॉस द मेम्ब्रेन। फाइन। और इसमें एटीपी यूज हो रही है तो एनर्जी यूज हो रही है। दूसरा, इसमें क्योंकि कैरियर प्रोटीन इसमें यूज होती है, क्यों, इसलिए इनमें सैचुरेशन काइनेटिक्स भी होती है। यानी कि जब हम कंसंट्रेशन एक साइड बढ़ाते चले जाएं तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि उसके बाद हम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज नहीं कर सकते। फाइन। तो इसमें तीन चीज़ें हैं हमारी, एक तो अपहिल मूवमेंट हो रहा है, दूसरा इसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, तीसरा इसमें कैरियर यूज़ हो रहा है, और चौथा इसमें आपका क्योंकि कैरियर यूज़ हो रहा है इसीलिए इसमें ये सैचुरेशन काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अब जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये भी दो तरह का होता है कि एक है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी डायरेक्टली यूटिलाइज होती है फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। अब इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल जो होता है वो है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि हर एक यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो इसमें जो एनर्जी है वो डायरेक्टली एटीपी के ब्रेकडाउन से यूज हो रही है। और ये है सोडियम पोटेशियम पंप का डायग्राम। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ये सेल है हमारी, ये सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन पे बीच में यहाँ पर ये सोडियम पोटेशियम पंप मिलता है। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है इसको हमने बड़ा किया है, और ये सोडियम पोटेशियम पंप इसकी दो सब यूनिट होती है, एक अल्फा सब यूनिट होती है, एक बीटा सब यूनिट होती है। इस डायग्राम को देख के लग रहा है कि अल्फा यूनिट जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट की है, ये बिगर इन साइज है, और जो बीटा सब यूनिट होती है वो स्मॉलर होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट की होती है। तो जो सब कुछ मेनली बाइंडिंग साइट्स हैं वो ज़्यादातर अल्फा सब यूनिट पे हैं। तो जो अल्फा सब यूनिट है उसमें अंदर की तरफ 3 सोडियम के लिए बाइंडिंग होती है, एक एटीपी की बाइंडिंग साइट होती है, और एक फॉस्फोराइलेशन साइट होती है जहां पर ये एटीपी से एडीपी में कन्वर्जन होता है। ठीक है। और ये जो आपका जो अल्फा की जो इनर साइड है वो एज एन एटीपीएज काम करती है। एटीपीएज क्या होते हैं? एटीपीएज वो कैरियर प्रोटीन होते हैं जिनमें एटीपी को ब्रेक डाउन करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है। तो इंट्रासेल्युलर जो साइट है उस पर क्या क्या बाइंड हो रहा है आपका इंट्रासेल्युलर पे? इंट्रासेल्युलर या साइटोप्लाज्मिक जो साइट है, 3 सोडियम बाइंड हो रहे हैं और एटीपी बाइंड हो रहा है। ठीक है। और ये एज एन एटीपीएस काम कर रहा है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइट है ये वाली, इस पे 2 साइट होती हैं, एक 2 पोटेशियम के लिए साइट होती है और एक ओवाबेन के लिए साइट होती है। ओवाबेन क्या होता है? ओवाबेन एक ऐसा केमिकल है जो कि एज अ पॉइजन यूज होता है और ये ट्रीज से निकलता है। जो पुराने टाइम में क्या होता था, जो एरो यूज होते थे, जो तीर यूज बनाए जाते थे, ठीक है, तो वो एरो में ये केमिकल यूज किया जाता था एज अ पॉइजन, कार्डियक पॉइजन की तरह काम किया जाता था ये। और ओवाबेन एक ऐसा सब्सटेंस है जो बाइंड करके सोडियम यहाँ बाइंड करता है और इस सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है। जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी की इनिबिशन की वजह से जो प्रॉब्लम होंगे वो ये ओवाबेन करता है। तो ओवाबेन इज अ सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिटर। अब ये जैसे ये सेल है तो सोडियम पोटेशियम पंप का मेन काम क्या होता है कि ये 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को उसके बदले अंदर लेता है। ओके। सो 2 पोटेशियम आपके इंट्रासेल्युलरली आ रहे हैं। अब ये मैकेनिज्म किस तरीके से होती है? जब ये यहाँ पर 3 सोडियम के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं अल्फा मॉलिक्यूल की साइटोप्लाज्मिक साइट पे और साथ में एक एटीपी बाइंड करता है, तो वहाँ पर जो ये अल्फा सब यूनिट है वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होता है और इसकी जो एटीपीज एक्टिविटी है वो एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन कर देती है। तो ये जो यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो एनर्जी इसके कॉन्फॉर्मेशनल चेंज में यूज होती है। यानी जो अल्फा सब यूनिट है इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इस तरीके से आता है कि जो 3 सोडियम यहाँ अटैच हुए हैं उधर की तरफ बाहर की तरफ भेज दिए जाते हैं। तो यहाँ से 3 सोडियम जो है वो बाहर भेज दिए जाते हैं। उसके बाद बाहर की तरफ यानी जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइट है वहाँ पे 2 पोटेशियम लगते हैं इस पे, और 2 पोटेशियम लगने के बाद फिर से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है और यहाँ पर डीफॉस्फोराइलेशन होता है। जैसे तब सोडियम लगा था तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा था
उसके बाद यहाँ डीफॉस्फोराइलेशन होता है और फिर से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है कि ये 2 जो पोटेशियम है ये अंदर भेज दिए जाते हैं और वापस ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो एक तरह से कह सकते हो आप फॉस्फोराइलेशन डीफॉस्फोराइलेशन ऑल्टरनेटिवली हो रहा है और जिससे 3 सोडियम बाहर भेजे जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर भेजे जा रहे हैं। इसमें मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तो बाइंडिंग साइट कि क्या क्या बाइंडिंग साइट है। 3 सोडियम और एटीपी की बाइंडिंग साइट अंदर वाले पोर्शन पे अल्फा पे होती है और 2 पोटेशियम और ओवाबेन की साइट जो है वो अल्फा के बाहर वाली पे है। जो बीटा सब यूनिट होती है यहाँ पर सिर्फ ग्लाइकोसाइलेशन साइट होती है, इसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं इस तरीके से, ये ग्लाइकोसाइलेशन साइट है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इट्स अ ग्लाइकोसाइलेशन साइट। तो जो आपका अगर आप फाइनली देखें इस सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू तो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम अंदर जा रहे हैं। तो इससे ये क्या मेंटेन कर रहा है, क्या फंक्शन है सोडियम पोटेशियम पंप का? सोडियम पोटेशियम पंप का फंक्शन है कि ये मेंटेन कर रहा है, आपकी मेंटेन भी कर रहा है और एक तरह से कहना चाहिए आपको कि ये क्रिएट भी कर रहा है। इट क्रिएट एंड मेंटेन हाई पोटेशियम इनसाइड इन सेल एंड लो सोडियम इन सेल, क्योंकि सोडियम बाहर जा रहा है और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। तो एक तो ये इन कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है और ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉडी की नॉर्मल फंक्शन के लिए। दूसरा, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज 3 बाहर जा रहे हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, तो अगर देखें तो अंदर की तरफ एक कंपैरेटिवली एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, बाहर की तरफ एक कंपैरेटिवली एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और इसी को हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन पे अंदर की तरफ एक कंपैरेटिवली निगेटिव चार्ज होता है एज कंपेयर टू आउटसाइड, इसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसका मतलब इसका दूसरा काम है टू क्रिएट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ सेल। ठीक है, तीसरा काम इसका होता है इट मेंटेन्स दी सेल वॉल्यूम। वो कैसे? क्योंकि इसने क्या कर रखा है, ज़्यादा जो चार्जेस हैं वो बाहर भेज रखे हैं, अंदर की तरफ कंपैरेटिवली चार्जर्स जो है इलेक्ट्रोलाइट्स कम है कंपैरेटिवली, तो इसकी वजह से जो सेल का वॉल्यूम होता है वो मेंटेन रहता है, सेल स्वेल नहीं होती और बर्स्ट नहीं होती। लेकिन अगर किसी वजह से सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिट हो जाए या फिर कोई सेल का पॉइजन हो, जैसे 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल जो है मेटाबॉलिक पॉइजन होता है जो इसको इनहिबिट करता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल बिकम स्वेल्ड अप और उसके बाद जब धीरे धीरे उसमें पानी भरता चला जाएगा तो वो बर्स्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये सेल के वॉल्यूम को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप बहुत इंपॉर्टेंट है और सोडियम पोटेशियम पंप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो अभी हम पढ़ेंगे उन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यानी काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनका ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द सेल, उसमें भी बेसिक जो रोल प्ले करता है वो ये सोडियम पोटेशियम पंप ही करता है। ठीक है, अब ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और जो कि बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में ये सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट्स इलेक्ट्रोजेनिक पंप। क्यों है इलेक्ट्रोजेनिक पंप? क्योंकि इसने सेल में एक निगेटिव चार्ज डेवलप किया, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया और इसकी जो कपलिंग रेशो होती है वो होती है 3:2। कपलिंग रेशो मतलब कितना अंदर से बाहर भेज रहे हो और बाहर से अंदर क्या भेज रहे हो, तो इसकी जो कपलिंग रेशो है वो है 3:2। अब कुछ ऐसे केमिकल्स या ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो इसको इंक्रीज करते हैं, इसकी एक्टिविटी को, और उनके थ्रू ही काम करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। सो दे कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे? जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन है, वो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को इंक्रीज करके काम करता है। यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ाता है, इसलिए ओवरऑल हर सेल में एक्टिविटी होती है, इसलिए बीएमआर इंक्रीज होता है बाय थायरॉक्सिन। इंसुलिन हार्मोन भी जो कि बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से निकलता है वो भी इस सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तीसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, वो भी इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो ये तो हो गए इस जो सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब इनहिबिट कौन कौन करते हैं? जैसे अभी तो आपने पढ़ा कि एक ओवाबेन है जो इसको इनहिबिट कर सकता है। ठीक है,
ओवाबेन एक कार्डियक पॉइजन है, और आप देखेंगे कि डिजिटेलिस भी एक कार्डियक पॉइजन है। तो डिजिटेलिस जो होता है, वैसे तो डिजिटेलिस जो है वो कार्डियक डिजीजेज में यूज होता है एज अ मेडिसिन, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में ये कार्डियक में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करता है डिजिटेलिस, एक ड्रग भी होती है, डाइजॉक्सिन के नाम से आती है, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स में यूज़ की जाती है, पर उसकी डोज एक डिफाइन होती है जिसमें वो सोडियम पोटेशियम पंप को थोड़ा इनहिबिट करके तब वो काम करता है। फिर डोपामीन, डोपामीन भी इसको इनहिबिट करके काम करता है। ओके, और अभी हमने पढ़ा था 2,4-DNP, डाई नाइट्रोफिनॉल। 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल एक सेल पॉइजन है, मतलब सेल की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। वो कैसे इनहिबिट करता है? सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी को इनहिबिट करके। तो एक तो ओवाबेन आपने यहाँ से पढ़ लिया, सेल पॉइजन 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल देख लिया, डी फॉर डिजिटेलिस और डी फॉर डोपामीन, ये भी इसका काम करते हैं। ये तो हो गई केमिकल्स। दूसरे हाइपोक्सिया एंड हाइपोथर्मिया, हाइपोक्सिया एंड हाइपोथर्मिया, यानी कि टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो भी 2,4 या आपकी सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी कम होती है, या फिर हाइपोक्सिया हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाए, जब आप बहुत ऊंचाई पे चले जाओ तो हाइपोक्सिया होता है, वहाँ पर भी 2,4 इसकी जो क्या कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप की एक्टिविटी है वो आपकी इनहिबिट होने लगती है। उसके बाद है हमारा और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो सोडियम पोटेशियम पंप के लिए, मतलब सॉरी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ होते हैं, या इसके बहुत सारे कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं। अब जैसे आप बात करेंगे पैराइटल सेल्स, पैराइटल सेल्स कहाँ पे होती है? जीआईटी में, जो स्टमक है उसकी सेल होती है पैराइटल सेल्स। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर सपोज करो लूमेन है, जीआईटी की लूमेन है, और ये जीआईटी की सेल है। कौन सी सेल है? पैराइटल सेल है। तो पैराइटल सेल ऑफ जीआईटी में, मतलब सॉरी स्टमक स्पेशली मैं कहूँगी, पैराइटल सेल ऑफ स्टमक में यहाँ पर एक पंप होता है जिसका नाम है एच आयन पोटेशियम पंप। ओके, और ये पंप क्या करता है? ये पंप भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब देखो यहाँ पर हमें HCl लाना है, फाइनली एसिडिटी लानी है, क्योंकि स्टमक में एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। तो लूमेन में अगर HCl लाना है, यानी कि इसका मतलब H आयन को आपको यहाँ भेजना है, तो ये क्या करता है? ये पोटेशियम को इधर लेता है। तो ये क्या है? ये एक तरह से एंटीपोड टाइप है। तो H आयन को सेल से लूमेन में भेजा जाता है, और पोटेशियम आयन को लूमेन से इसके बदले में वापस सेल में लिया जाता है। तो एस आयन पोटेशियम आयन ATPase इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एग्जाम्पल ये जो आपका मसल्स होती हैं, मसल्स में होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल्स की, उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो जब कैल्शियम निकलता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, वो कैल्शियम एक्टिन मायोसिन को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। अब जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा तो रिलैक्सेशन के लिए हमें ये कैल्शियम चाहिए कि वापस चला जाए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि ये वहीं से आया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वहाँ पर वहाँ पर क्या होता है? एक ATPase होता है जिसका नाम है कैल्शियम ATPase, और इस कैल्शियम ATPase का नाम होता है सरका। सर का नाम कहां से आया है? सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम ATPase, सरका। तो इसके थ्रू जो कैल्शियम बाहर पड़ा हुआ था, जो एक्टिन मायोसिन की कॉन्ट्रैक्शन को करा रहा था, ये वापस इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है और रिलैक्सेशन का प्रोसेस कराता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, जो कि डायरेक्टली एनर्जी ले रहे हैं बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ATP। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट।